नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेस ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी, जिसमें अभी तक हमने 2 पाठ पढ़ लिया है। पहला था आपका वर्ण और वर्ण विचार, दूसरा हमने पढ़ा संज्ञा। आज हम उन्हीं 2 पाठों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि वह प्रश्न कौन कौन से हैं जो कई बार बीएड परीक्षाओं में या अन्य प्रकार के हिंदी के कंपटीशन पेपर में पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान देना, यदि आप इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये आपको हर जगह काम देगा। वादा तो नहीं कर सकते आपसे, लेकिन यह कहते हैं और यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न आपको, इसमें से कई सारे प्रश्न आपको बीएड 21 में देखने को मिलेगा। तो आइए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है। देखिए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है 48। पहला ऑप्शन देखते हैं 48। अगला है आपका बी ऑप्शन 52, और उसके बाद सी है आपका यहाँ पे 55, और डी है, यहाँ पे हम डी देखेंगे, डी में आएगा आपका 44। तो अब मान लीजिए प्रश्न दिया गया आपका कि प्रश्न आपका ये है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा है आपका 52, तीसरा है 55, चौथा है 44। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 52। कौन होगा? 52 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति स्थान भाव, किसी व्यक्ति स्थान भाव या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? के नाम को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। पहला सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन देखते हैं संज्ञा, तीसरा है विशेषण, चौथा है यहाँ पे आपका कारक। तो ये आपके पास प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को सही से देखिए आप। आपके सामने प्रश्न है किसी व्यक्ति स्थान भाव वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, कारक। तो आप कहोगे यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा होगा। इन दोनों प्रश्नों में एक बार हम फिर से देखते हैं कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और किसी व्यक्ति स्थान या भाव वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये चीज़ हमने देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। आपका अगला जो प्रश्न है वह है तीसरा प्रश्न, दूध और शराब किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको बताना है दूध और शराब किस प्रकार की संज्ञा है। पहला ऑप्शन है द्रव्यवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा यहाँ पर है आपका, पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक, और लास्ट है आपका चौथा ऑप्शन समूहवाचक। तो यदि आपसे कोई कहे कि दूध और शराब किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो देखिए पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक, चौथा है समूहवाचक। इसमें का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि हम जानते हैं
द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हम तरलता मतलब जिसको हम आसानी से नापा तोला या नाप तोल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो हमने इस चीज़ को देखा। आइए हम कुछ और प्रश्नों को भी यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है यहाँ पर कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अब इसमें आपके सामने ऑप्शन है, पहला 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा है यहाँ पे मान लेते हैं तीसरा, यहाँ पे 1, चौथा है आपका 2। तो आपके सामने प्रश्न है संज्ञा कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 1, चौथा है 2। इसका सही उत्तर होगा 5। क्या होगा इसका सही उत्तर? 5। तो आपने कहा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, यह सही उत्तर। और इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा सही उत्तर होगा। आइए हम देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, अगला प्रश्न है हमारा कि ता और रा के संयोग से बनता है। तो क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 11 और अगला है आपका हाँ यहाँ पे है 11, उसके बाद है आपका स्रा। ये हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर, ये प्रश्न है हमारा कि ता और रा के संयोग से बनता है। पहला ऑप्शन है 6, फिर 3, फिर 11 और स्रा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर रुकावट और मुस्कुराहट संज्ञा है। तो आइए हम देखते हैं रुकावट और मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है आपका द्रव्यवाचक, दूसरा है भाववाचक, तीसरा है समूहवाचक और चौथा हमारे पास है यहाँ पर व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर देखिए एक बार प्रश्न को कि रुकावट और मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा है। तो हम जानते हैं रुकावट और मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हमने इस चीज़ को देखा और यहाँ पर जो ऑप्शन है उसे आप लिखे थे। यहाँ पे था ऑप्शन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला हम देखते हैं यहाँ पर सड़क और फूल किस प्रकार की संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पे पहला है आपका जातिवाचक, दूसरा है आपका द्रव्यवाचक, समूहवाचक, तीसरा खंड है हमारा समूहवाचक और लास्ट है आपका यहाँ पर यहाँ पे लास्ट है हमारा भाववाचक। तो हमने इसने ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका जातिवाचक, दूसरा है द्रव्यवाचक, तीसरा है समूहवाचक और चौथा है आपका भाववाचक। प्रश्न है हमारा सड़क और फूल किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो सड़क और फूल जो संज्ञा का उदाहरण है वह है आपका जातिवाचक। किसका है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। एक और हम देखते हैं संज्ञा से संबंधित अंगूर
और मेला किस संज्ञा का उदाहरण है। तो आपसे यदि प्रश्न किया गया है अंगूर और मेला किस संज्ञा का उदाहरण है, तो प्रश्न यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है वो है, मान लेते हैं समूहवाचक, दूसरा है भाववाचक, और तीसरा है यहाँ पे, तीसरा हमारे पास यहाँ पर है, तीसरा जो हमारे पास है वो है द्रव्यवाचक, और लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे जातिवाचक। तो देखिए अंगूर और मेला किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो ये जो है संज्ञा का उदाहरण में आएगा आपका सही ऑप्शन समूहवाचक। अंगूर और मेला समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमने इस चीज़ को देखा। अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहला प्रश्न अखंड इसमिया को दिया गया है। पहला है आपका शब्द, दूसरा है वाक्य, तीसरा है वर्ण, चौथा है आपका, यहाँ पे चौथा जो खंड है वो है कोई नहीं। तो यदि प्रश्न आपसे ये आ गया, आपका प्रश्न आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है वाक्य, तीसरा है वर्ण और चौथा है कोई नहीं, तो आप कहोगे कि इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो वर्ण होगा। हम जानते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन किस वर्ग के व्यंजन आते हैं। किस वर्ग के व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन किस वर्ग के व्यंजन है। पहला ऑप्शन है इसमें का वर्ग, दूसरा है पा वर्ग, तीसरा खंड है आपका शा वर्ग, तीसरा है शा वर्ग और लास्ट है आपका चा वर्ग, चौथा है आपका चा वर्ग। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न ये है ऊष्म व्यंजन किस वर्ग के व्यंजन हैं। पहला प्रश्न है, ऑप्शन है आपका का वर्ग, दूसरा है पा वर्ग, तीसरा है आपका शा वर्ग, चौथा है आपका चा वर्ग। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा आइए हम उसकी तलाश करते हैं। तो ऊष्म व्यंजन वाले कौन है, यहाँ पे आपका शा वर्ग सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। पहला ऑप्शन या वर्ग, अगला है टा वर्ग, फिर है आपका ता वर्ग और लास्ट है पा वर्ग। तो देखिए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा आपका। प्रश्न है आपका यहाँ पे प्रश्न है पा वर्ग। अब ये प्रश्न हमारा है कि अंतस्थ व्यंजन है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा या वर्ग, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है या वर्ग, दूसरा है टा वर्ग, तीसरा है ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें सही आंसर होगा या वर्ग, ये हमने देखा। फिर अगला हम प्रश्न देखते हैं कि अगला हमारे पास प्रश्न कौन सा है। तो अगला जो प्रश्न है वह है कि स्वरों, हिंदी में जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। हिंदी में स्वर की संख्या है। हिंदी में स्वर की संख्या है। आइए हम देखते हैं कि हिंदी में कितने स्वर हैं। पहले में हम देखते हैं, पहले ऑप्शन में 13,
दूसरा हम देखते हैं, सॉरी पहले में 13 होगा, दूसरे में हम देखते हैं कि इसमें होगा आपका 15, तीसरे में हम देखते हैं 11, चौथे में हम देखते हैं 22। तो यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है, तो सही उत्तर जो होगा तीसरा होगा, कुल 11 स्वर आते हैं। तो हमने इसको भी देख लिया। अब हम इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत काम का है कि यहाँ पे ये प्रश्न आया है, प्लुत स्वर, हिंदी में प्लुत स्वर कितने होते हैं? हिंदी में प्लुत स्वर है पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है आपका 8, तीसरा है आपका 12, चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर 16। तो आप कहोगे, देखिए पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 16। तो सही उत्तर होगा हिंदी में प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। हिंदी में प्लुत स्वर की संख्या 8 होती है। हमने इसको भी देख लिया। अब हम देखेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अघोष वर्ण, अगला है अघोष वर्ण नहीं है, अघोष वर्ण नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि अघोष वर्ण नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका का हो गए, उसके बाद हो गए आपके चा, और यहाँ पे आता है आपका कौन, का हो गई, खा हो गई, उसके बाद च हो गई, यहाँ पे आता है आपका गा। तो प्रश्न उठता है कि अघोष वर्ण नहीं है। मान लेते हैं पहला ऑप्शन है का, दूसरा है खा, तीसरा है गा, चौथा है पहला है का, दूसरा है खा, तीसरा चा और गा। ये आपके पास प्रश्न है। तो देखिए अघोष वर्ण नहीं है, यहाँ पे प्रश्न ये दिया गया है। आइए हम इसको समझते हैं। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका गा। ये क्या है आपका, ये अघोष वर्ण नहीं है। उसी प्रकार हम देखते हैं सघोष वर्ण नहीं है। ये बहुत काम के प्रश्न है। तो सघोष वर्ण नहीं है। आइए हम देखते हैं सघोष वर्ण में कौन आता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आएगा, जो पहला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका, इसमें पहला ऑप्शन है आपका छ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा आपका जा, झा, दूसरा ऑप्शन है झा, और तीसरा है आपका इया, और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर चा। तो प्रश्न ये बोला गया हमारा कि सघोष वर्ण नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पर सघोष वर्ण नहीं है। तो सघोष वर्ण ये सभी होंगे और हमारा चा क्या होगा, अघोष वर्ण होगा। उसी प्रकार देखिए आइए हम देखते हैं अल्प प्राण। तो अगला प्रश्न है अल्प प्राण वर्ण है, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? आइए हम देखते हैं। तो अल्प प्राण का मतलब होता है जिसको बोलते समय कम क्या हो, यहाँ पे प्राण मतलब वायु, कम वायु लगती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो इसमें हम आइए ऑप्शन को देख लेते हैं कि अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं। तो आइए हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है खा, फिर है आपका दूसरा ऑप्शन घा, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे झा, और अगला जो ऑप्शन है वो है आपका चौथा ऑप्शन का। तो प्रश्न आपसे ये किया गया है कि अल्प प्राण है, तो ये सारे कौन से हैं? ये सारे आपके होंगे महाप्राण, और का जो है आपका ये होगा अल्प प्राण। आइए हम देखते हैं अगला महाप्राण है, महाप्राण वर्ण है। तो देखिए महाप्राण वर्ण कौन होगा, इसमें भी आइए हम तलाश करते हैं इसकी। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आएगा आपका चा, उसके बाद आएगा जा, या, ये आ गए 3 ऑप्शन, और उसके बाद आएगा आपका लास्ट में छा। तो देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि महाप्राण, उसमें अल्प प्राण पूछा गया था, इसमें महाप्राण वर्ण है। तो आइए हम इसे देखते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका छा। छा क्या है आपका, ये महाप्राण वर्ण का उदाहरण है। तो हमने इसको भी देख लिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं
कि उच्छिप्त व्यंजन व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है। आइए हम देखते हैं कि उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन है। तो पहला यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन का और खा। दूसरा हम देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है डा और ढा। तीसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे चा और छा। अगला हम चौथा देखते हैं यहाँ पे टा और ठा। तो देखिए इसमें से आपको बताना है उच्छिप्त व्यंजन है, तो उच्छिप्त व्यंजन यहाँ पर कौन है। यहाँ पर जो उच्छिप्त व्यंजन है वो है आपका ढा और ड़ा। ढा ये आपके डा और ये ढा आपके उच्छिप्त व्यंजन है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो हमने इस नए प्रश्नों को देखा, अभी 3-4 प्रश्न और हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है राम और सीता किस संज्ञा के उदाहरण है, किस संज्ञा के उदाहरण है, संज्ञा के उदाहरण है, उदाहरण है। तो देखिए राम और सीता किस संज्ञा के उदाहरण है, आइए इसको भी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा राम और सीता किस संज्ञा के उदाहरण है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका वो है भाववाचक। दूसरा है जातिवाचक। तीसरा है द्रव्यवाचक। और चौथा है आपका व्यक्तिवाचक। तो इसमें जो सही खंड ऑप्शन होगा वो देखिए, तो राम और सीता किस संज्ञा के उदाहरण है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला आता है आपका कि हिंदी वर्णमाला में ऋषि का स्थान है, ऋषि का स्थान है। पहला ऑप्शन स्वर में, दूसरा व्यंजन में, तीसरा विसर्ग में, तीसरा है आपका विसर्ग में, चौथा हमारा है सभी। तो ये हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो हिंदी वर्णमाला में ऋषि है उसका स्थान स्वर में आता है, ये चीज़ हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे अमानक वर्ण है। अब आइए हम देखते हैं कौन है। पहले हम देखेंगे का। देखिए पहले ऑप्शन में होगा का, दूसरे ऑप्शन में होगा आपका खा, तीसरे ऑप्शन में होगा आपका ला, और चौथे ऑप्शन में होगा आपका गा। तो यहाँ पे अमानक वर्ण कौन है, तो अमानक वर्ण है यहाँ पे ला। ये चीज़ को हमने देखा कि ये ला जो है आपका अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, उसमें से पहला प्रश्न है आपका जीभ के अनुसार वर्ण कितने, जीभ के अनुसार स्वर को बांटा गया है। तो देखिए इसके अनुसार स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, आइए हम ऑप्शन के द्वारा समझते हैं। पहला ऑप्शन है 2 भाग में, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 भाग में, और तीसरा ऑप्शन है आपका 4 भाग में, चौथा ऑप्शन जो है आपका वो है आपका 5 भाग में। तो देखिए जीभ के अनुसार स्वर को कितने भाग में बांटा गया है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा 3 भाग में। पहला होगा अग्र स्वर, दूसरा होगा पश्च स्वर, तीसरा होगा मध्य स्वर। ये हमने देखा। लास्ट में जो हमारा प्रश्न है आइए हम उसे भी देख लेते हैं और समझने की उसे हम कोशिश करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है आपका कि कंठ ध्वनि है,
कंठ ध्वनि है। अब आपको बताना है कि किस वर्ग के अंतर्गत आने वाली ध्वनि कंठ ध्वनि होगी। तो इसमें पहला जो खंड है आपका ऑप्शन है का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, अगला है आपका तीसरा खंड पा वर्ग, अगला है आपका यहाँ पर लास्ट में चौथा है यह है टा वर्ग। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न कंठ ध्वनि है, तो कंठ ध्वनि कौन सी होती है? का वर्ग होती है। तो आज हमने देखा 2 पाठों के इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि आप इनको लगाएंगे तो हमें आशा और उम्मीद यही है कि आपके पेपर में बहुत सारे प्रश्न इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो आज यहीं तक दोस्तों, अगले भाग में हम नया पाठ पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।